आप सभी बच्चों का स्वागत है। आत्मनिर्भर बनना आप सभी बच्चों का अरमान है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं आप सभी बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। तो बच्चों, आपके प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को उजाले से भर देना है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ फैक्ट्स, जिसके अंतर्गत आज भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। दूसरा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। पांचवा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा, एन माधव राव। सातवां, D.P. खेतान। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया।
31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचित जातियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 7, 6, 8, 9, 60, 324, 336, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाअभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। दूसरा, ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। तीसरा, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध इत्यादि लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया था। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान की गईं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है।
भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द के शब्द एक जैसे लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासी मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के पहले में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपने सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यूनाम, चंद्रनगर और केरीकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद उन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए। 25 जनवरी 1971 में
हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल यानी अब उत्तराखंड है 27वां राज्य एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरा, मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। तीसरा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीप एवं दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिक प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद, राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तीसरा, देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार में देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत में बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य विवाह करने वाली हो। चौथा, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पांचवा, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम में के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम
1955 में निम्न संशोधन किए गए थे। पहला, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के मध्य से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। तीसरा, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। विशेष नोट, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। तीसरा, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। चौथा, छात्रवृत्तियों अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में है। इसमें संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो कि 1979 में किया गया था उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 एवं 19F को में है को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब भारतीय नागरिकों को निम्न 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत के प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो कि 1971 में था। 44वें संवैधानिक संशोधन के प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में। इसके पहले तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया था। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा
इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पोटा टांडा का ही एक रूप है। इसके अतिरिक्त कुल 23 आतंकवादियों गुटों की प्रतिनिधित्व किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। 21 सितंबर 2004 को इसके अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बनात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार के संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया था। यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान सभा के भाग 4 में किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सामान्य कार्य के लिए वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 का ग, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मनोवोचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मंजूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने का तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 18, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में हुआ है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हुई। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का क, जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351, जो कि हिंदी को प्रोत्साहन देना है। मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या 11 है और वो इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। नंबर 11, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संशोधन में है। संघीय संसद, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी या अनुभवी हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है।
केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित या मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। लोकसभा। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिनियम अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों में निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 345 है। इन सदस्यों में 503 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 है यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 तक स्थानों का सुरक्षित कर दिया गया है। 79 में संवैधानिक संशोधन 1999 के द्वारा लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग की अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में अब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में, नवंबर 1989 में, मार्च 1991 में, दिसंबर 1997 में तथा अप्रैल 1999 में। आपातकाल की घोषणा लागू करने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार
1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने की एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग की गठन किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है। पहला असमिया, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां मलयालम, आठवां मराठी, नौवां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वीं संस्कृत, 12वीं सिंधी, 13वीं तमिल, 14वीं तेलुगु, 15 उर्दू, 16वीं कोंकणी, 17 मणिपुरी, 18वीं नेपाली, 19वीं मैथिली, 20वीं संथाली, 21वीं डोगरी, 22वीं भाषा है बोडो। राज्य की भाषा। संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में अंतःविष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है, किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों के संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विधानमंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। राष्ट्रीय ध्वज। 3 पट्टियों वाला तिरंगा गहरा केसरिया जो कि ऊपर होता है, सफेद बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का है। सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित
जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 21 मार्च को एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी है भारत का मयूर। राष्ट्रीय पशु है भारत का बाघ। कहते हैं बच्चों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपके हौसले से आपकी राह आसान हो, यही शुभकामना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।